हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत देखेंगे। इससे पहले हमने रूसो के संक्षिप्त जीवन परिचय देखा था, उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या थीं वो देखी। उसके बाद उनकी प्राकृतिक अवस्था और मनुष्य स्वभाव पर विचार देखे। उसके बाद उनका सामाजिक समझौते का सिद्धांत देखा, जिसमें उन्होंने सामान्य इच्छा का जिक्र किया था कि अंतिम शक्ति, अंतिम सत्ता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामान्य इच्छा होती है। सामान्य इच्छा उन्होंने क्या बताई थी कि जनहित की इच्छा ही सामान्य इच्छा है। जो इच्छा जिसका उद्देश्य जन कल्याण हो, जनता का हित हो, वही सामान्य इच्छा है। तो आज हम उनका सामान्य इच्छा का सिद्धांत डिटेल में देखते हैं। रूसो के राजनीतिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण उसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में रूसो की अमर देन है। रूसो ने अपनी इस धारणा में स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिगत और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत किया है। कुछ विचारकों के अनुसार यह लोकतंत्र की आधारशिला है तथा कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि दार्शनिकों का आइडियलिज्म भी इसी पर आधारित है। लेकिन लोकतंत्र समर्थकों ने जहां इसका स्वागत किया, वहीं निरंकुश शासकों ने इसके आधार पर जनता पर मनमाने अत्याचार भी किए हैं। इस कारण यह भी कहा जाता है कि शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादास्पद होगा जितना कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति अपने सारे अधिकारों का परित्याग कर देता है। समझौते के द्वारा समाज का निर्माण होता है। उस समाज के लिए व्यक्ति अपनी शक्ति का परित्याग करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा ले लेती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जनता ही अंतिम संप्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, लेकिन सामान्य इच्छा के इन्होंने व्यक्ति को सामान्य इच्छा के अधीन रख दिया कि व्यक्ति को अगर ये फील भी होता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ और उसे जनता के हित में मनमाने कार्य करवाए जा रहे हैं, तो भी वो स्वतंत्र है। रियल में वही स्वतंत्रता है। व्यक्ति को अपने मनमाने कार्यों से रोकना और जनता के हित में उसको कार्य करने के लिए बाध्य करना ही सामान्य इच्छा का कर्तव्य है, और इसी में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। लेकिन इस आधार पर कई शासकों ने जनता पर मनमाने अत्याचार किए कि हम सामान्य इच्छा का पालन कर रहे हैं, हम व्यक्ति को ज़बरदस्ती अच्छा काम करवा रहे हैं। तो ऐसे करके इन्होंने कई व्यक्तियों ने, शासकों ने अत्याचार भी किए हैं। तो इस कारण ये सिद्धांत है वो विवादास्पद है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि समाज के लिए व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा ले लेती है। अब सामान्य इच्छा की व्याख्या करने के लिए रूसो ने दो इच्छाएं बताई, उनमें अंतर किया। एक तो यथार्थ इच्छा, एक आदर्श इच्छा। देख लेते हैं यथार्थ और आदर्श इच्छा का क्या मतलब है। रूसो ने कहा था प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रमुख इच्छाएं होती हैं, यथार्थ व आदर्श। यानी यथार्थ को तो उन्होंने बोला एक्चुअल विल, और आदर्श इच्छा को रियल विल। सामान्य रूप में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया जाता है, लेकिन रूसो के द्वारा इन दोनों का ही प्रयोग अलग अलग और विशेष अर्थों में किया गया है। रूसो कहते हैं कि यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। जब मनुष्य केवल अपने लिए ही सोचता है, तब वह यथार्थ इच्छा के वशीभूत होता है। यानी यथार्थ इच्छा का मतलब क्या बताया, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति। जिस इच्छा के कारण व्यक्ति अपने सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति करने की सोचता है, जनता के बारे में नहीं सोचता, सामाजिक हित की बजाय अपना हित देखता है, तो वह यथार्थ इच्छा के वशीभूत होता है। यह इच्छा भावना प्रधान इच्छा होती है। इसके वशीभूत होकर मनुष्य विवेकहीनता से कार्य करता है। इसमें मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। व्यक्ति की एक क्रांतिकारी इच्छा होती है। इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण संकीर्ण होता है। ठीक है, व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, संकीर्ण दृष्टिकोण हो जाता है। तो यथार्थ इच्छा के उन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि जो लोअर विल होती है ना व्यक्ति की, जिसमें व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ विवेकहीन होकर कार्य कर रहा है, दूसरों का बिल्कुल भी हित नहीं देख रहा, संकीर्ण उसकी सोच हो जाती है, अंतर्द्वंद चलता रहता है, तो ये व्यक्ति की एक्चुअल विल या फिर यथार्थ इच्छा है। ठीक है, अब आदर्श इच्छा या फिर रियल विल। आदर्श इच्छा के बारे में इन्होंने क्या कहा कि मानव की यह वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण है। समाज का
कल्याण हो जिस इच्छा से। यह वह इच्छा है जो विवेक, ज्ञान व सामाजिक हित पर आधारित होती है। अब जैसे व्यक्ति चोरी करता है तो सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा होता है, समाज का बुरा करता है, तो वो क्या है, उसकी यथार्थ इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसकी भावना वहाँ प्रबल है, वो चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर अपना हित अगर साध रहा है, रिश्वत ले रहा है, तो ये सब यहाँ पर उसकी यथार्थ इच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर वो दान कर रहा है, जैसे किसी गरीबों को कुछ दे रहा है और किसी को जैसे फ्री में पढ़ा रहा है, तो ऐसे अगर कोई भलाई के काम कर रहा है जिससे समाज का हित हो, तो वह उसकी आदर्श इच्छा है। यह वह इच्छा है जो विवेक, ज्ञान व सामाजिक हित पर आधारित होती है। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है और संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। वो ये नहीं देखता कि सिर्फ मेरा हित होना चाहिए, वो संपूर्ण समाज को ध्यान में रखता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य हो जाता है तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। यानी अगर आदर्श इच्छा की बात करें तो वहाँ पर सामाजिक हित को व्यक्ति प्रिफर करेगा, बजाय अपने व्यक्तिगत हित को वो नीचे रखेगा। ठीक है। रूसो के अनुसार यही एकमात्र श्रेष्ठ इच्छा है और स्वतंत्रता की द्योतक है। यह व्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा होती है जो स्वार्थहीन और कल्याणकारी होती है और यह इच्छा व्यक्ति में स्थायी रूप से निवास करती है। सामान्य इच्छा समाज के व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। ठीक है। यानी उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है, उसकी दो इच्छाएं हैं, कौन सी? यथार्थ और आदर्श। अब समाज में मान लो 5 व्यक्ति हैं, तो पांचों व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का सम टोटल, यानी आदर्श इच्छाओं का योग क्या है? सामान्य इच्छा कहलाती है। ठीक है। सामान्य इच्छा कुछ नहीं है, व्यक्तियों की, समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आदर्श इच्छाओं का सम है, उनका योग है। यह मानव की इच्छाओं का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप में हितकर हो। सामान्य इच्छा निष्काम होती है, इसका उद्देश्य हमेशा ही सामान्य हित होता है। इसका संबंध सार्वजनिक बातों से होता है, व्यक्तिगत बातों से नहीं, और सामान्य हित की बातों में ये हमेशा जन सेवा और लोकहित की भावना से प्रेरित होती है। यदि समाज के सदस्य सामान्य हित की समस्याओं पर व्यक्तिगत अथवा किसी वर्ग विशेष के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो उसका परिणाम सामान्य इच्छा नहीं हो सकता। रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा समस्त नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ इच्छाओं का योग है, अतः वह सर्वसाधारण की पूर्ण प्रभुत्व संपन्न इच्छा है और इच्छा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है, तो इसका मतलब ये सर्वश्रेष्ठ इच्छाएं हैं और सर्वश्रेष्ठ इच्छा है वो हमेशा जनहित के लिए कार्य करती है, तो इस इच्छा का पालन व्यक्तियों को करना ही चाहिए। यदि मैं किसी स्वार्थवश उस इच्छा को पूरा नहीं करता तो समस्त समाज की सामान्य इच्छा मुझे मजबूर कर सकती है कि मैं उसके अनुसार आचरण करूं। यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करेगा तो समस्त समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मान लो सारे व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है सामान्य इच्छा, लेकिन कोई व्यक्ति की वहाँ पर रियल विल उसके ऊपर डोमिनेंट हो रखी है, यथार्थ हित, अपनी यथार्थ इच्छा के बारे में सोचते हुए वो समाज के हित में काम नहीं कर रहा, तो सामान्य इच्छा उस पर सारा समाज है वो दबाव डाल सकता है कि वो अपनी आदर्श इच्छा के अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है। कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ में आदर्श इच्छा को पूरा नहीं कर रहा है तो सारे समाज की सामान्य इच्छा उसको मजबूर कर सकती है। इसी का फ़ायदा उठा करके शासकों ने क्या किया? जनता पर अत्याचार किया कि हम इसे मजबूर कर रहे हैं ताकि वो सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग सोचे। ठीक है। सामान्य इच्छा की पूर्णता के संबंध में रूसो का मानना है कि जिस अनुपात में लोग सार्वजनिक हित को सामने रख सकेंगे और जिस अनुपात में भी अपने व्यक्तिगत हितों को भुला सकेंगे, उसी अनुपात में सामान्य इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है। यानी सार्वजनिक हित को आपको आगे रखना है, अपने व्यक्तिगत हितों को भुलाना है, तो उसी अनुपात में आपकी सामान्य इच्छा पूर्ण होगी। सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में वह कहते हैं कि सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया सर्वसाधारण की इच्छा से प्रारंभ होती है। व्यक्ति समस्याओं को सबसे पहले अपने स्वयं के दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें उसकी यथार्थ व आदर्श इच्छाएं दोनों शामिल होती हैं। लेकिन यदि ऐसा समाज सभ्य और सुसंस्कृत हो, उसमें नागरिकता की भावना हो, तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थमयी, अशुद्ध तथा अनैतिक भाग समाप्त हो जाता है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है।
यानी अगर आप में नागरिकता की भावना है, सुसभ्य समाज है, तो व्यक्ति में मौजूद तो दोनों इच्छाएं हैं, लेकिन ये भाग व्यक्तियों का ख़त्म हो जाएगा अगर वो अच्छे नागरिक हैं। अनैतिक भाग समाप्त हो जाएगा और आदर्श इच्छाएं बचेंगी, तो उसके परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। सामान्य इच्छा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मनुष्य में ही निहित है और सामान्य इच्छा के निर्णय शुभ और आदर्श होते हैं, जिसका पालन सभी व्यक्ति करते हैं। तो सिंपल सी बात है, व्यक्ति में दो इच्छाएं हैं, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा। यथार्थ इच्छा बुरी है, वो स्वार्थ हित के व्यक्ति के स्वार्थ में निहित होती है। उसको अगर व्यक्ति भुला दे, आदर्श इच्छा के अकॉर्डिंग काम करे, तो सारे समाज की आदर्श इच्छाएं मिल जाएंगी, उससे सामान्य इच्छा का निर्माण होगा। जितनी ज़्यादा आदर्श इच्छाएं मिलेंगी, उसी अनुपात में सामान्य इच्छा का निर्माण होगा। और सामान्य इच्छा के निर्णय हमेशा आदर्श होंगे, जिसका पालन सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। तो अब सामान्य इच्छा की इन्होंने विशेषताएं क्या क्या बताई, किसकी, सामान्य इच्छा की। सामान्य इच्छा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसके विशेषताओं और लक्ष्यों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पहला, सामान्य इच्छा का प्रमुख लक्षण उसकी एकता और अखंडता है। जैसा कि स्पष्ट है कि सामान्य इच्छा की विशेषता है विभिन्नता में एकता स्थापित की जाए, इसलिए विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। सेकंड, सामान्य इच्छा स्थायी और शाश्वत होती है। यह किसी प्रकार के भावनात्मक आवेगों का परिणाम नहीं होती, बल्कि मानव के जल कल्याण की अस्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। इस कारण यह लोगों के चरित्र का अंश बन जाती है। इसका कभी अंत नहीं होता, ना ये कभी भ्रष्ट होती है। यह अनित्य, अपरिवर्तनशील और पवित्र होती है। यानी ये स्थायी है, ये इसमें एकता है, अखंडता है, ये शाश्वत होती है। ठीक है, क्योंकि सामान्य इच्छा के आदर्श इच्छाओं का योग तो है, तो इसलिए ये हमेशा आदर्श ही होती है। थर्ड पॉइंट, सामान्य इच्छा की विशेषता है कि सामान्य इच्छा संप्रभुताधारी है। संप्रभुता के समान ही ये अविभाज्य और अदेय है, और संप्रभुता के समान ही सामान्य इच्छा निरपेक्ष है। प्रभु सत्ता सामान्य इच्छा में निहित है, और वह इसका प्रमाण है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग कर पाना संभव नहीं है। ठीक है। फोर्थ, संप्रभुता भावनाओं और आवेग के ऊपर नहीं, बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा है। यह सदैव शुभ, उचित और कल्याणकारी होती है और हमेशा जनहित के उद्देश्य को लेकर चलती है। इस सब की श्रेष्ठ आदर्श इच्छाओं का योग होती है तथा सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती। रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा हमेशा विवेकपूर्ण और न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी है। तो वही सब हमने समझा था, वही यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि वह भी संप्रभुता उसी में निहित है, तर्क और विवेक पर आधारित होती है, हमेशा कल्याणकारी है क्योंकि जनहित के उद्देश्य को ये लेकर चलती है, सबकी आदर्श इच्छाओं का योग है, इसलिए कभी गलत नहीं हो सकती। फिफ्थ पॉइंट, सामान्य इच्छा स्थायी होती है और इसका उद्देश्य सदैव सामान्य हित होता है। साथ ही सामान्य हित की बातों में लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होती है और इसका उद्देश्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। तो ये सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं थी। अब इसकी आलोचना देख लेते हैं, क्या क्या आलोचनाएं की। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषयों में से एक है और इसे राजदर्शन को रूसो की एक अमूल्य देन मानी जाती है। फिर भी कुछ विचारकों की दृष्टि में सामान्य इच्छा का सिद्धांत यदि भयंकर नहीं है तो सारहीन अवश्य है। वहीं कुछ विचारकों के लिए सिद्धांत लोकतंत्र और राजनीतिक दर्शन का बुनियादी आधार है। इसकी आलोचना मुख्यतः निम्न आधारों पर की जाती है। पहला, रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत अत्यंत ही अस्पष्ट और अव्यवहारिक और जटिल है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। अव्यवहारिक लगता है कि भाई सबकी आदर्श इच्छाओं का योग क्या मतलब है इसका, कैसे आदर्श इच्छाएं डिसाइड होंगी, कैसे उनका योग होगा, उनमें से सारे व्यक्ति आदर्श इच्छाओं का पालन करें कोई ज़रूरी नहीं, तो ये थोड़ी जटिल है। इसके संबंध में स्वयं रूसो भी पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है। वह अपने ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस संबंध में कई विरोधी बातें कहता है। सामान्य इच्छा का निवास कहाँ है, इसके बारे में भी कोई निश्चितता नहीं है और न ही रूसो ने सामान्य इच्छा का भौतिक रूप प्राप्त करने के लिए कोई साधन बताया है। ठीक है, रूसो का सामान्य इच्छा का विचार यथार्थ और आदर्श इच्छा के अंतर पर आधारित है, जबकि आदर्श इच्छा और आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में संभव नहीं है। कि भाई आप कैसे कर सकते हो, क्या मतलब उनको डिवाइड थोड़ी ना कर सकते हो। मैथ्स नहीं है, साइंस नहीं है जो आपने उनको डिवाइड कर दिया, आप प्रैक्टिकल वहाँ पर प्रैक्टिकल कर सकते हो थ्योरी का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उनको लैब में टेस्ट कर सकते हो कि कौन सी आदर्श है, कौन सी यथार्थ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है व्यवहार में।
मानव में सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकहित की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसे एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर पाना संभव नहीं है, और यदि इन दोनों इच्छाओं में ऐसा कोई विभाजन कर भी लिया जाए तो ये निर्णय करना असंभव है कि कौन सी इच्छा यथार्थ है और कौन सी आदर्श है। इसका डिसाइड कौन करेगा भाई कि यथार्थ ये वाली है, आदर्श ये वाली है? इसका डिसीजन कौन देगा? कोई डिसीजन देने वाला है ही नहीं। सामान्य इच्छा का विचार सामान्य हित या सार्वजनिक हित पर आधारित है, लेकिन सामान्य हित की परिभाषा देना बहुत कठिन है। सार्वजनिक हित की व्याख्या हर कोई अपने ढंग से कर सकता है, और किसी भी कार्य के पूर्ण होने के पहले ये कैसे कहा जा सकता है कि वह कार्य उचित है अनुचित? आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसके परिणाम जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप वो कार्य ठीक कर रहे हो या फिर वो ठीक नहीं है? और उसकी परिभाषा देना हर कोई व्याख्या अपने ढंग से करेगा। नहीं, मेरे लिए तो ये सामान्य इच्छा है। कोई कहेगा नहीं, मेरे लिए जो उस टाइम शासक होगा वो अपने स्वार्थ में सामान्य इच्छा की कोई और डेफिनेशन दे देगा। तो इसलिए ये थोड़ा जटिल है। फिर अगला, सामान्य इच्छा का सिद्धांत बहुत ही भयावह है। एक प्रकार से देखा जाए तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन का उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा है, लेकिन यह धारणा कभी निरंकुश और अत्याचारी राज्य की पोषक भी बन सकती है। रूसो के सिद्धांत में व्यक्ति अपने समस्त अधिकार सामान्य इच्छा को समर्पित कर देता है, जो सर्वोच्च शक्ति के रूप में व्यक्ति पर शासन करती है, और किसी भी परिस्थिति में जनता को समाज के विरोध का अधिकार भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शासक वर्ग अपने स्वार्थ को ही सामान्य इच्छा का रूप दे सकता है, और कहीं न कहीं सामान्य इच्छा की धारणा निरंकुशतावाद और अधिनायकवाद के पोषण का यंत्र बन जाती है। ठीक है। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भाग लिया जाना चाहिए, लेकिन यह छोटे राज्यों में भले ही सफल हो सके, पर आधुनिक विशाल और विविध हितों से परिपूर्ण जनसंख्या वाले राज्यों में सफल नहीं हो सकता, और वर्तमान समय के प्रतिनिधि आत्मक प्रजातंत्र में एक अतीव संभव नहीं है। रूसो द्वारा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की अवहेलना एक प्रकार से लोकतंत्र की अवहेलना है। भाई लोग सामान्य इच्छा के सिद्धांत के लिए छोटी जनसंख्या में तो आप ये कर सकते हो कि व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग कर दिया, लेकिन जहाँ बड़ी जनसंख्या आप हर व्यक्ति तक पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ कैसे सफल होगी ये? इसके अलावा रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत की गंभीर आलोचना यह भी है कि रूसो की सामान्य इच्छा न तो सामान्य है न ही इच्छा, बल्कि एक निराधार और अमूर्त चिंतन मात्र है। ठीक है। तो क्या आलोचना थी कि भाई इसको पहली बात तो डिफाइन कौन करेगा? हर कोई अलग अलग डेफिनेशन देगा। सेकंड थिंग, ये निरंकुश शासक है, वो अपने स्वार्थ हित में इसकी डेफिनेशन चेंज कर सकता है, और छोटी छोटी जनसंख्या है जहाँ पर 4-5 हज़ार लोग हैं वहाँ तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बड़ी जनसंख्या वालों में आप कैसे सबकी आदर्श इच्छाओं का योग करोगे? ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि वैसे तो जनता के अधिकारों की रक्षा है, लेकिन सारे जो व्यक्ति हैं अपना अधिकार है सामान्य इच्छा को समर्पित कर देंगे, जो सर्वोच्च शक्ति के रूप में व्यक्तियों पर शासन करेगी, और उनको व्यक्तियों को विरोध का अधिकार भी नहीं है। तो फिर वो कैसे विरोध करेंगे अगर कुछ उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो? और वैसे ही आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा में विभाजन कैसे करोगे आप उनको डिवाइड कैसे करोगे? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इन सारे आलोचनाओं के बावजूद भी लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक विचारधारा के लिए उसकी महत्वपूर्ण देन है। रूसो की सामान्य इच्छा ने आदर्शवादी विचारधारा की नींव डाली, जिसे आधार मानकर ग्रीन ने राज्य का मुख्य आधार बल को न मानकर इच्छा को माना। इसके अलावा सामान्य इच्छा का विचार प्रजातंत्र या लोकतंत्र को बल देने वाला है, क्योंकि उनका ये मानना था कि सत्ता का आधार जन स्वीकृति है और संप्रभुता का अंतिम स्रोत जनता है, और विधि निर्माण में शासक को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, और सामान्य इच्छा का हित जो लक्ष्य है वो क्या है? जनता का हित है। तो ये सब उन्होंने लोकतंत्र को बल देने वाली बातें कही हैं। अपने सिद्धांत के द्वारा रूसो ने व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा सामान्य हित को प्रतिष्ठित किया है, और यह बताया कि सामान्य हित जनता की आदर्श इच्छाओं का योग है और उसका प्रमुख उद्देश्य जनता का हित ही है। रूसो की सामान्य इच्छा राजनीतिक कार्यों में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, और उसके अनुसार सामान्य इच्छा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण और शासन तंत्र की नियुक्ति और उसे भंग करना है। रूसो ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की बात की जिसमें नागरिक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, और उसका मानना है कि स्वतंत्रता और नैतिकता सामान्य इच्छा के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। सामान्य इच्छा के सिद्धांत ने इस विचार का पोषण किया कि राज्य एक नैतिक संगठन है जो मानव की अनुचित और स्वार्थ प्रवृत्तियों को दूर करके सामूहिक कल्याण पर बल देता है। यह सिद्धांत समाज और व्यक्ति में शरीर और उसके अंगों का संबंध स्थापित करके मानव के सामाजिक रूप को सुदृढ़ करता है। और अंत में ओसवार्न का कथन है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए उसका सबसे मौलिक ही नहीं जबकि उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये इम्पोर्टेंट है सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अपन ने इसका महत्व देख लिया, इसकी आलोचनाएं देख ली, इसकी विशेषताएं देख ली। सामान्य इच्छा होती क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति की 2 इच्छाएँ होती हैं, यथार्थ है और आदर्श इच्छा है। आदर्श
यथार्थ को हटा दो, भुला दो, आदर्श इच्छाओं का योग है, समाज के सारे व्यक्तियों का वही सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा का एम क्या है? व्यक्तियों का कल्याण। सामान्य इच्छा के लिए व्यक्ति अपना सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, सामान्य इच्छा के उन्हें अधीन रहना पड़ता है। अंतिम प्रभुत्व किसको सौंपा है? जनता को सौंपा है, जनता के प्रति उत्तरदायी है, तो उन्होंने लोकतंत्र को बल भी दिया है इसमें। तो ये उनका एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत था। तो आज हमने देखा कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या था, उसकी क्या आलोचनाएं हैं, क्या महत्व है और उसकी क्या विशेषताएं हैं।